दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल करने लगे हैं और क्योंकि बिहार का चुनाव का समय नजदीकी है और तमाम तरह की राजनीतिक जो उठापटक है, राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं। और कल जो बीजेपी के द्वारा एक घोषणा की गई कि ईद आ रही है और एक सौगात मोदी, एक किट दी जाएगी अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को 32 लाख परिवार तक वह किट पहुंचाई जाएगी। तो क्या इसका भी जो उद्देश्य है केवल बिहार चुनाव के दृष्टिगत है या जो एक अल्पसंख्यक को लेकर जो राजनीति की बात कहीं ना कहीं कही जाती है, बीजेपी को लगातार आलोचना की जाती है कि माइनॉरिटी वर्ग के लिए, खासतौर से मुस्लिम वर्ग के लिए कहीं ना कहीं वह भेदभाव वाली राजनीति करती है, क्या उसको बैलेंस करने की कवायद है? और जिस तरह से यूपी में भी अगर देखें, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार बड़ी तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। किस तरह से, चाहे मथुरा की बात उन्होंने कल कही हो, तो तमाम तरह की राजनीतिक टिप्पणियां भी लगातार इस तरह की राजनीति को गरमा देती हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्री मोदी की जो एक सौगात मोदी का जो कहा गया है, वह अल्पसंख्यक को रिझाने का प्रयास है। तो उसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है? क्या इसको लेकर जो राजनीति आने वाले समय और गर्म होगी? राजनीति में इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आपने कल देखा कि जो सौगात मोदी की जो घोषणा की गई है, उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक नया तरीके से ट्रेंड भी कर रहा है राजनीतिक गलियारों में। और जो विपक्ष पार्टी है वह बीजेपी पर कहीं न कहीं तुष्टिकरण का भी आरोप लगाने लगे कि बीजेपी इसके माध्यम से तुष्टिकरण करना चाहती है। बीजेपी की जो राजनीतिक ट्रेंड रहा है, एक तरह से कहा जाए तो एक अलग तरह से वह मुस्लिम समाज से अपने को अलग दिखाती है। लेकिन इस तरह की जो कवायद लगातार की जाती हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कई बार ऐसी कवायदें की गई अलग-अलग तरह से मुस्लिम को शायद अपने को दिखाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। तो क्या उसी का हिस्सा ही मात्र है या इससे बीजेपी की राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी, क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। इससे भारतीय जनता पार्टी का खोखलापन साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास होने लगा है। यह एहसास का प्रतीक है कि वो दोनों समुदायों को बांट करके बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। यह भारतीय जनता, आप याद कीजिए कि गिरिराज सिंह जी के जो यात्रा निकली थी बिहार में, किस तरह के नारे वो लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की भाषा बोलते रहे हैं कि मुझे मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता नहीं है। सम्मानित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी क्या-क्या बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। वह हिंदू मुसलमान के मतलब पूरा इस देश का नागरिक भारतीय नागरिक नहीं है, वह हिंदू है या मुसलमान है। इस दायरे में बात करते रहे हैं। मुसलमानों के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रही है। चाहे वो कर्नाटक का चुनाव आप याद कीजिए, उन्होंने अल्पसंख्यकों को मिले हुए जो आरक्षण थे उसको उनकी सरकार ने वापस ले लिया था और दूसरे लोगों को सौंप दिया था। तो या अल्पसंख्यकों को लेकर के जो कोई कार्यक्रम किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने शुरू किया, अपनी किसी गैर भाजपा सरकार ने शुरू किया, उसका विरोध किया और आज ये मोदी की सौगात बांट रहे हैं। किसके लिए बांट रहे हैं? और क्या इस सौगात के बँटने से अब तक जो उनकी उपेक्षा होती रही है, उनको पार्टी अपने संगठन में कोई स्थान देती हुई नज़र नहीं आई, तरह-तरह से उनके खिलाफ आक्रामक रही है, वो सब धुल जाएगा, लोग भूल जाएँगे। ये एक ये कोशिश करने की अपने आप को सभी धर्मों के प्रति, सभी वर्गों के प्रति समान भाव रखने की, दिखने की कोशिश है ये। ऐसा अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का रवैया बदल गया है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी, उनकी क्या स्थिति है? शोध के लिए जो पैसे मिलते थे, उनकी क्या स्थितियाँ हैं? मदरसों को किस तरह ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की असम की सरकार मदरसों पे बुलडोज़र चला देती है और आप सौगात बाँट रहे हैं। तो किसको मानेगा आदमी? जो उसके सामने घटित हो रहा है, जो उस पूरे वर्ग के साथ जिस तरीके से उपेक्षा का रवैया है, एक तरीके से उस समाज के प्रति घृणा के भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसी के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ आप सौगात बाँट करके कोई संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश से चला जाएगा? इस तरह के प्रतीकात्मक आचरण से आप किसी समुदाय विशेष को प्रभावित कर लें या अपने साथ जोड़ लें, मुझे तो नहीं लगता। आपको एक समग्र
रवैया, रुख, नीति अपनानी पड़ेगी कि आप उस समाज को भी उतना ही आपके लिए वो महत्व है जितना बहुसंख्यक समाज के लिए करते हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को बांट करके अगर आप राजनीति करने की कोशिश करेंगे और अगर आप इस तरह के किट भी बांटेंगे, सौगात बांटेंगे, तो इसका कोई माने मतलब थोड़ा है। क्या इस बिना पर जो एक तरह का सुरक्षा का भाव या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो एक अविश्वास का भाव भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय में पैदा हुआ, लोग उसको भूल जाएंगे। बेहतर है इस तरह के जो कार्यक्रम कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों में उसको लागू करे। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक संगठन में भी आप अल्पसंख्यकों को शामिल करें, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए यही। सब महसूस इसी बात को करते हैं कि भारतीय समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय नागरिक है, वह हिंदू मुसलमान नहीं है और सरकारों को इसी रूप में देखना चाहिए। ये इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, बार बार यही की जाए। भारतीय जनता पार्टी इसी आलोचना के शिकार रही है। अगर ये ऐसा करती है बहुत इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इन प्रतीकों से काम नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी अपने रुख रवैये में परिवर्तन लाए, अल्पसंख्यकों के बीच पहुंचने की कोशिश करे। बहुत ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। समाज के सभी वर्गों को अपने साथ शामिल करके ही आप समावेशी विकास कर सकते हैं। समाज के सभी वर्गों को शामिल करके ही आप देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा करके आप बेहतर समाज नहीं बना सकते, संभव ही नहीं है। यह जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, यह काफी सद्भावना प्रदर्शित करने के बजाय मुझे लगता है कि एक प्रतीकों की राजनीति है और इससे मैं कोई बहुत व्यापक असर पड़ जाएगा समाज में। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अल्पसंख्यकों के मन में भाव है वो बदल जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी बदलती हुई दिख रही है, यह निष्कर्ष उचित नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में अल्पसंख्यकों, आप सोचिए कि इतनी बड़ी संसद है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद अल्पसंख्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा का पिछले दिनों चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को मैदान में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इतनी बड़ी सरकार है केंद्र की, उसमें कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति मंत्री नहीं है और तरह तरह से टारगेट करते। अगर आप ये सौगात ही बांट रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के बारे में एक आक्रामक रवैया त्याग किए हुए, आक्रामक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। अगर आप अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों में बदलाव लाने पड़ेगा, राजनीतिक सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है या ध्रुवीकरण की राजनीति के आधार पर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसके तहत इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं है। और आप सोचिए कि आप इससे क्या पा जाएंगे। यह भी एक तरह का कोई नीतिगत बदलाव तो नहीं है ना। यह कोई ऐसा नीतिगत बदलाव हो जिसका असर समाज के सभी वर्गों को पड़े या अल्पसंख्यक समुदाय के ही पड़े। यह भी एक तरह का प्रलोभन है। कुछ बांट दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ उपहार दे दीजिए। इनसे उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या? ये तो नहीं संभव है। अगर आपकी सोच से, आपके कार्यक्रमों से, आपकी योजनाओं से, आपकी नीतियों से पूरे समाज को लाभान्वित होता है, उसके जीवन में व्यापक असर पड़ता है, निश्चित रूप से लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मोदी के सौगात से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा हो या ये इस बात का संकेत हो कि उस समुदाय के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सोच में परिवर्तन आ रहा हो, ये तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। क्यों? कि ये तात्कालिक एक पहल कर सकते हैं। इसका कोई दीर्घकालिक असर होगा या कोई नीतिगत बदलाव का संकेत होगा, ऐसा तो नहीं है। तो यह केवल एक प्रतीकात्मक आचरण है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है, और मैं इसको बहुत असरकारी नहीं मानता और मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच में किसी परिवर्तन का संकेत भी नहीं मानता। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने। नीतिगत बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक ये सब केवल शिगुफा मात्र एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि जब तक आप जैसे विधायिका के अंदर, संसद के अंदर आप उन्हें रिप्रेजेंट नहीं देंगे अपने संगठन के अंदर या पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, तो तब तक इस तरह की जो कवायद है केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे देखा भी जाएगा, उसकी चर्चा भी की जाएगी।
अच्छा, जैसे कि बात करें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी आरएसएस के द्वारा एक संचालित होता है। उसमें इंद्रेश कुमार जो बड़े नेता हैं उनके उसे संचालित करते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं। अच्छा, रोज़ा इफ्तारी के पार्टी के भी इस बार कई सारे वीडियो ऐसे आए कि मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता वह भी रोज़ा इफ्तारी पार्टी में शामिल होती हैं, इंद्रेश कुमार भी शामिल होते हैं। तो तमाम बड़े नेता भी शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं ये क्या फेस सेविंग का एक पूरा सिस्टम इस समय प्रक्रिया चल रही है बीजेपी के अंदर कि तमाम नेता जो कार्यकर्ता वो तो इसका पूरा विरोध करते हैं रोज़ा इफ्तारी पार्टी जो इस तरह की जो समारोह आयोजित होते हैं रोजे के अंदर और वहीं कुछ नेता बड़े नेता उनके इस तरह के शामिल भी होते हैं और सौगात मोदी भी जैसा आपने पूरे विस्तार से बताया तो केवल फेस सेविंग का पूरा एक समय तरीका चल रहा है पार्टी के द्वारा विभिन्न स्तर पर। कौन बड़ा नेता रोजा इफ्तार में शामिल हो गया? आपने मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपने नाम लिया। दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ये तो नहीं कह सकते आप। भारतीय जनता पार्टी के चेहरा मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जेपी नड्डा साहब हैं। कौन गया इनके इन्होंने कहाँ पे कौन सा रोजा इफ्तार कर दिया? आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री की आवास पर रोजा इफ्तार की पार्टी होती रही है, किसी की भी सरकार रही हो। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई एक पार्टी हुई क्या? किसी रोजा इफ्तार की पार्टी में प्रधानमंत्री जी गए क्या? वहीं हिंदू समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, चाहे आप एक मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए, आप राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल देख लीजिए आप। तो आप सवाल है ना कि अगर अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच में बदलाव आ रहा है, इसका संकेत अगर पार्टी देना चाहती है, तो पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को जाना होगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी के बयानों में कोई परिवर्तन आया आपको? उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका संबोधन, अल्पसंख्यकों को लेकर के उनकी सोच में कोई बदलाव आप देखते हैं? अभी वही स्थिति है। अभी हाल का जो उनका इंटरव्यू आया, उसका पॉडकास्ट आया, उसको आप सुन लीजिए। क्या हेमंत विश्व शर्मा साहब जो बात कहते हैं, उनकी सोच में कोई परिवर्तन आया? क्या गिरिराज सिंह जी जो जिस तरह की बात करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन आया? तो मतलब आप सवाल है ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार ही है ध्रुवीकरण। या इसलिए यह पार्टी या ये और इस पार्टी की सरकारें गवर्नेंस की बात नहीं करती हैं। आप उन कार्यक्रमों योजनाओं की बात नहीं करती हैं जिससे समाज के ऊपर व्यापक असर पड़ा है और लोग उस पार्टी के गवर्नेंस को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। आज ये पार्टी वही औरंगजेब की बात करेगी, मंदिर मस्जिद की बात करेगी, तीर्थ स्थलों के बारे में बात करेगी, ये मथुरा की बात करेगी। अरे मथुरा का मसला ठीक है, अगर ये मसला है तो इसका यह काम धार्मिक संगठनों का, यह काम अन्य उन संगठनों का है जो इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ही आगे थोड़े आ जाएगी। सरकार तो किसी विवाद के समाधान के की कारक है ना, कि समस्या का की चर्चा करते रहने का कारक है। अगर किसी विषय को लेकर के लोग अयोध्या के विवाद को हल करना चाहते थे तो सरकार के पास जा रहे थे। अगर मथुरा का विवाद लोग हल करना चाहते हैं तो सरकार हल करेगी। सरकार पार्टी थोड़ी हो जाएगी। सरकार खुद ही चर्चा करने लगी उसकी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। औरंगजेब के मकबरे को लेकर के, कब्र को लेकर के अगर कोई विवाद है तो इतिहासकार इसकी चर्चा करें। जिस किसी व्यक्ति को उसको लेकर के आपत्ति है उसकी चर्चा करें, कि सरकार चर्चा करेगी, सत्तारूढ़ दल उसकी चर्चा करेगा। सरकार का काम ये चीजें नहीं है। अगर समाज में कोई विवाद पैदा होता है किसी चीज को लेकर के, उसका समाधान खोजे हो, और लोगों को अगर अपनी बात कहनी है वो सरकार से जाके कहे। सरकार तो आगे ही बढ़ के अपनी बात कहने लग रही है, तो किसकी सुनेंगे आप? ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके पास यही मुद्दा है। आज कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। यह कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है कि अमेरिका ने हमारे नागरिकों को हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जंजीरों में बांध करके भेजा। वायुसेना के जहाज से उन्होंने अपने बांध के भेज दिया। किसानों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, इसमें कोई चर्चा कर रहा है क्या? सरकार इन चीजों के लिए जानी जाती है। सरकार बढ़ करके अगर रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है तो उसमें सरकार को बढ़ के बात करना चाहिए कि नहीं, ऐसे उपाय होने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए।
हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए, हमारी करेंसी पूरी दुनिया में उसकी कीमत बढ़े। इसी चीज़ों के लिए होती है। दुनिया के पैमाने पर हमारी साख बढ़ जाए, व्यापार हमारा बेहतर हो जाए। एक तरफ अमेरिका रोज धमकी दे रहा है, टैरिफ बढ़ाने घटाने की राजनीति चल रही है, और आप यहाँ मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं। सवाल है ना कि जो जो सरकार सरकार होती है, सरकार के गतिविधियों से, सरकार के गवर्नेंस से लोगों के जीवन पे असर पड़ता है, बदलाव आता है। लोग अपने जीवन में बदलाव के लिए, गुणात्मक परिवर्तन के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। सरकार तो लगी हुई है केवल मंदिर मस्जिद में। मुख्यमंत्री जी बड़े फख्र के साथ दावा करते हैं कि कितने 50 से अधिक उन्होंने तीर्थस्थल खोज लिए हैं संभल में। अरे इस तीर्थस्थल खोजना सरकार का काम है क्या? अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, तो जो सार्वजनिक संपत्ति पे अतिक्रमण है उसको हटाइए। तालाबों पे जो अतिक्रमण है, कब्जे हैं, उनको हटाइए। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाइए। सड़कों पे बढ़ रहा जो अतिक्रमण है आप उसको हटाइए। कोई किसी समुदाय, किसी वर्ग विशेष के लोग उस पर अतिक्रमण किए हुए। आप कहते हैं कि संभल में हमने इतने मंदिर खोज लिए, और कॉरिडोर बनते समय कितने मंदिर तोड़ दिए गए वाराणसी में? क्या ये तथ्य नहीं है? ये आरोप नहीं लगे थे सरकार के ऊपर? में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने कब्रिस्तान या कब्र और धार्मिक स्थलों को हटाया नहीं गया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार का जो काम है, सरकार का काम है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए उन सभी पक्षों को संबोधित करना जो उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। वो लोग एक तरह का उनके मन में सामाजिक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के आश्वस्त होते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के एक निश्चित होते हैं कि नहीं, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घटती चली जा रही है, इसकी चिंता आपको नहीं है कि अगर उपभोक्ता वस्तुओं की खपत घट रही है तो आखिर लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए सरकार को। सर, कुछ तो इंडिकेटर्स होते हैं। मानव विकास के जितने भी सूचकांक हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, उनमें हम कहाँ हैं? दुनिया के पैमाने पर हमारे लिए सवाल पैदा किया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के भारत में किस तरह की चुनौतियां हैं। अभी कल एक रिपोर्ट आई कि अमेरिकी सरकार की जो संस्था है उसने कहा कि रिलीजियस आजादी को लेकर के किस तरह के जब संकट झेल रहे हैं लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में, किस तरह की छवि हम बना रहे हैं। इन चीजों को संबोधित करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। सरकार का काम धार्मिक स्थलों को लेकर के आगे आगे बढ़ करके बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारें काम करने लगेगी तो धार्मिक संस्थाएं क्या करेंगी? धर्मगुरु क्या करेंगे? धार्मिक संगठन क्या करेंगे? ये उनका काम है ना। वो विवाद कोई पैदा होता है, सरकार उसका समाधान खोजे, दोनों पक्षों को बैठा करके बात करें कि एक पक्ष के साथ खड़ी हो जाएगी, और अगर एक पक्ष के साथ खड़ी होती है तो वो सरकार फिर ध्रुवीकरण की बात कर रही है, वो समाज में समरसता नहीं रखना चाहती। आवश्यक है कि समाज में समरसता का भाव हो, लोगों में ये कूट कूट के भरा हो कि हम भारत के नागरिक हैं। अब किसी समुदाय के हो, किसी वर्ग विशेष के हो, किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। यह देश, जिस तरह से इस देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को भारतीय नागरिक मानता है, उस सोच के साथ राजनीतिक दल को बढ़ना पड़ेगा। और अगर वह सोच इस सोच के साथ नहीं बढ़ता तो वो एक अपने एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सौगात की बातें होती है वह एक तरह से एक छेपक है। और ये और मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई संकेत मिल जाएगा, कोई उस समुदाय के लोगों में विश्वास का भाव पैदा हो जाए। विश्वास का भाव पैदा हो जाए बहुत अच्छी बात है, सरकार को कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के प्रतीकात्मक कार्यक्रमों योजनाओं से कोई लोगों की सोच बदल जाए, मुझे लगता है कि ऐसा संभव है नहीं। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, जैसे कि आपने बात की दूसरे जो मुद्दे हैं, जो जन समुदाय से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं, जो उनके जीवन को सीधा प्रभावित करते हैं, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, महँगाई की बात हो,
तो लगातार ऐसे मुद्दे पे जो चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं, तो सरकार का केवल उससे ध्यान बदलने के लिए तमाम तरह की कवायद इस तरह की होती हैं। जैसे औरंगज़ेब का आपने उदाहरण दिया कि औरंगज़ेब जो आज की पीढ़ी में समझता हूँ कि बहुत कम लोग उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन जिस तरह से औरंगज़ेब को इतना मुख्य धारा का मुद्दा बना दिया बीजेपी के द्वारा या उनके समर्थक संगठन जो हैं उनके द्वारा, ऐसा लगा कि औरंगज़ेब से ही देश का वर्तमान समय में। तो ऐसे मतलब ऐसे मुद्दे जिनका वर्तमान के समय में कोई इनकी आवश्यकता नहीं है, कि गड़े मुद्दों पर राजनीति करने की जो कवायद की जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? कतई उचित नहीं है, आपत्तिजनक है बल्कि ये। तो मैंने आपसे कहा ना कि औरंगजेब के मकबरे को या कब्र को लेकर के कोई आपत्ति है, तो यह सवाल तो इतिहासकारों को उठाना चाहिए ना। यह सवाल उस समाज के किसी वर्ग से कोई उठे तो उठे। सरकार क्यों इस बात को उठा रही है? सत्तारूढ़ दल इस बात पे क्यों चर्चा कर रहा? स्वाभाविक सी बात है कि उसके नाम पर राजनीति करना चाहता है, राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। 300 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप उस बात को लेकर क्या चर्चा करना चाहते हैं? अतीत में जी आप सोचिए कि सामान्य सा जीवन, एक समान सा तर्क होता है मानव जीवन में कि अतीत में जी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अतीत जीवी व्यक्ति स्वप्रदर्शन नहीं होता। आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और नए-नए प्रगति के नए-नए आयाम खोजने होते हैं और उस प्रगति के नए आयाम आप भूतकाल में जिंदा रह करके नहीं चल सकते। आप अपने पूर्वजों को याद करते रहिए, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह का भविष्य बनाएँगे या अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको किस तरह का भविष्य सौंपेंगे? और औरंगज़ेब को लेकर तमाम तरह के तमाम एक 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 अध्ययन का विषय है, लोग अध्ययन कर रहे हैं। उस तरह से उसके इतिहासकार उसका मूल्यांकन करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। आज क्या हो जाएगा उससे? हाँ, अतीत से हम सीखते हैं। आखिर औरंगज़ेब के ऊपर क्या आरोप लगा था? कि उसने ये आरोप लगाया जाता है ना कि उसने हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई की। यही तो आरोप लगाते हैं आप। तो एक सीखने का विषय है ना कि अगर आप किसी धर्म विशेष के प्रति आपका रवैया नकारात्मक होगा, तो इतिहास के पन्नों में आपको अच्छी तरह से याद नहीं किया जाएगा। आपकी आलोचना होगी। इससे आप सीखिए कम से कम। इतिहास से हम सीख लेते हैं। इतिहास के आधार पर हम अपने आप को संशोधित करने का प्रयास करते हैं कि अतीत में हमसे गलती हुई थी, अब मुझसे गलती नहीं होगी। मुझे आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच में, अपने काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर अतीत में किसान अपने खेत से केवल 2 फसल लेते थे, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, हमको 3 फसल लेनी पड़ेगी, हमको 4 फसल लेनी पड़ेगी। हमको अगर अतीत में किसानों ने केवल परंपरागत खेती की और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, लेकिन जो कैश क्रॉप बोने लगे, उन्हें परिवर्तन आ गया, तो उनको सीखने पड़ेगी वर्तमान में कि हमको कैश क्रॉप का उपयोग करना पड़ेगा। सवाल इस बात का ना कि अतीत से सीखने की बात होती है। अतीत के आधार पर कोई वैमनस्य पैदा करने की कोशिश नहीं की थी। कोई सभ्य समाज नहीं करता ऐसा। और अगर आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, तो आप इस पूरे समाज के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक न तो अच्छा वर्तमान दे रहे हैं और भविष्य की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। किस तरह का भविष्य बनेगा ये सवाल है कि और यह किया क्यों जा रहा है? अब सवाल ये पैदा होगा कि अगर ऐसा है तो सरकार क्यों रही है? सत्तारूढ़ दल ऐसा कर क्यों रहा है? मेरा अपना मानना है कि सरकार अपनी विफलताओं को, अपने गवर्नेंस की विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है कि आप उन्हें उलझे रहिए। आखिर संसद में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सामान्य बात है क्या? और अगर आप बोलने नहीं दे रहे हैं, तो आप विपक्ष के नेता के इस आरोप का खंडन कर लीजिए सरकार को। वो स्थिति तो नहीं है। केवल इसलिए ये डर आपको यही है ना कि विपक्ष का नेता बोलेगा तो सरकार की विफलताओं की बात करेंगे। सरकार की विफलताओं की बात करेंगे तो उसके लिए चर्चा होगी। ये हालात ये है कि आप अपने खिलाफ कोई बात न होने पावे, आपकी विफलताओं पे कोई चर्चा न होने पावे, तो आप किसी सी बात तक जाने के लिए तैयार हैं।
ये जो जो चर्चाएं हैं, ये उसी का एक अंग है कि आप औरंगजेब की बात कीजिए, आप पुराने इतिहास में चले जाइए, आप राणा सांगा के ऊपर विवाद पैदा कीजिए, इस तरह के विवादों में पड़े रहिए कि आप जो सरकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उन पर चर्चा ना हो, क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो विमर्श बनेगा, एक नैरेटिव बनेगा, लोगों के बीच में परसेप्शन जाएगा। बात ही मत कीजिए, अपने एजेंडों को बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन इन हथकंडों से चीजें रुक जाती हो, ऐसा होता नहीं है। अगर लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, तो आप इस विषय को डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये उनका भोगा हुआ यथार्थ है, उसको महसूस करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो भले सरकार सोच ले कि इस तरह की चीजों से वो लोगों का ध्यान हटा देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफल भी हो जाएगी। लोग उन विषयों की चर्चा करेंगे, करते रहेंगे, जिससे वो प्रभावित है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के जो जीवन को प्रभावित करते हैं, वो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मुख्य होती हैं। तमाम तरह के मुद्दे आप डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से तो उसको वो परेशानी उन मुद्दों से होती है, जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छा, जैसे आपने लोकसभा की बात की कि राहुल गांधी जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये जो पूरा देख रहे हैं हम, जो राजनीति जिस तरह की चल रही है देश के अंदर, और खास तौर से विपक्ष को लेकर, पार्लियामेंट हो, संसद हो या राज्यसभा, दोनों जगह हम देखते हैं कि विपक्ष के नेताओं की लगातार शिकायतें बनी हुई हैं। कि हमें लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा के जो चेयरमैन है, वे हमें हमारे बोलने पे कहीं न कहीं रोक-टोक करते हैं, बोलने नहीं देते। तो ये जो पूरा एपिसोड है राजनीतिक का, ऐसे में आने वाले समय की जो राजनीति है, वह किधर जाती दिखाई देती है, क्योंकि लगातार तल्खियाँ बढ़ रही हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और राहुल गांधी ने खुलकर कल आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया, जबकि परंपरा के अंदर आते ही विपक्ष का नेता जब भी बोलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, उसे अनुमति मिलती है। तो ये तल्खियाँ बढ़ाने वाला कदम ही है सारा इस तरह का, और आपस में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, या कुछ आपस में कुछ समन्वय कहीं न कहीं स्थापित हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, इन सब चीज़ों को सोचा जाएगा, देखा जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, इस कार्यशैली से तो विपक्ष के साथ कोई सद्भाव बढ़ जाएगा, ऐसा तो नज़र नज़र नहीं आता। या विपक्ष के साथ बेहतर संवाद कायम करने की कोशिश तो नज़र नहीं आती। विप दरअसल है क्या कि सरकार को या इस भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं है। 2014 में आप याद कीजिए, कोई विपक्ष का नेता नहीं था। 2019 याद कीजिए, कोई विपक्ष का नेता नहीं था। कितना गंभीरता से लेती थी यह पार्टी या ये सरकार अधीर रंजन चौधरी को, आपके सामने है। आज की स्थिति हो गई कि आज विपक्ष का एक नेता है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। विपक्ष को विपक्ष सामने न हो, यह वह पार्टी है जो कहती रही कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, माने विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। विपक्षी दलों को एकदम तो उसका तहस-नहस कर दिया जाए, सांगठनिक रूप से उनको कमजोर कर दिया जाए, उन उनके आर्थिक जो स्रोत है उसको सुखा दिया जाए, उनको जो चंदा मिलता रहा वो चंदा न मिल पा, सब तरह की कोशिश किया बीजेपी ने। आज आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्षों से सत्ता में है, और उसके पास पार्टी फंड में कितना पैसा है, और कांग्रेस कितने साल तक सत्ता में रही है, उसके पास कितना पैसा है, कोई तुलना है क्या? एक अलग तरह की कार्यशैली को बढ़ावा दिया है बीजेपी ने। तो विपक्ष के नेताओं को स्वीकार करने, विपक्ष के को स्वीकार करने के कोई तैयारी नहीं हो पाती। विपक्ष के नेताओं को विश्वसनीय बनाना, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना, उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई करना, विभिन्न मामलों में को लेकर के उनके खिलाफ तरह-तरह के बयानबाजी करना, लोगों के बीच में उनके क्षेत्र प्रभावित करने की कोशिश करना, सांगठनिक स्तर पे कमजोर करना, पार्टी में तोड़-फोड़ कर, सब तरह का काम किया। राजनीतिक दलों को पूरी आज़ादी के साथ काम करने के लिए एक बेहतर माहौल देने का काम कभी नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया। 2014 में ठीक है, 2014 में जो आवश्यक संख्या होनी चाहिए थी विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए, नहीं थी। सरकार तो दे सकती थी कि नहीं, हम एक संशोधन करके कहते कि नहीं जी, अगर आप भले भी आपके पास वो संख्या नहीं है, लेकिन एक विपक्ष का नेता होना चाहिए, हम मान्यता देंगे उसको। कौन मना करता? लेकिन नहीं देना है। आप देख लीजिए कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का के पद पे कोई है क्या? चुनाव हो पाया?
तो ये इनकी सोच में नहीं है, असहमति को स्वीकार करने की सोच ही इनकी नहीं है। आप विपक्ष के साथ विमर्श की कोई स्थिति पैदा हुई दिखाई पड़ा आपको कभी? ये लोग, देश के लोग देख नहीं रहे हैं। इसी देश में विपक्ष के नेताओं ने भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखे। सरकार ने उनको भेजा। कई उदाहरण आपके सामने है। आपने कोई देखा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सोनिया गांधी को भेजा था। राजीव गांधी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ये प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह के अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। भारत से जाने वाले शिष्टमंडलों में चर्चित सांसद भेजे जाते रहे। आज क्या हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली है। कार्यशैली में शामिल है कि विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को अविश्वसनीय बनाया जाए। और जब अगर आपकी राजनीतिक ये शैली बनी रहेगी, तो आप विपक्ष के साथ कोई सौहार्दपूर्ण बातचीत करेंगे तो संभव नहीं है। आप पार्टी तो हमेशा इस बात की कोशिश करेगी, ये बताने का प्रयास करेगी कि विपक्ष की जो कार्य करने का तौर तरीका है वह देश हित में नहीं है। उसको यही स्थापित करना है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को, अपने देश के राष्ट्र नायकों को, आजादी के आंदोलन में काम सक्रिय तमाम नेताओं को के बारे में किस तरह की बात बीजेपी करती है? संघ के लोग करते हैं। संघ के अनुसार जो अनुसांगिक संगठन के लोग हैं वो किस तरह की बात करते हैं? किस तरीके से उनके ऊपर उनके व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास किया जाता है। तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं जो कई जिसका कोई सिर पर हो या ना हो, कोई उसके पीछे तथ्य हो या ना हो, बात करते रहते हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का यह हिस्सा है कि विपक्ष के नेताओं को अविश्वसनीय बनाया जाए। उनके अविश्वसनीय जब आप बनाएंगे तो उनका जनाधार कमजोर होगा। विपक्ष के साथ राजनीतिक रूप से लड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश क्या करते हैं? पार्टियों को तोड़, अगर आप आपकी विचारधारा इतनी मजबूत है, लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो पार्टियों को तोड़ने की क्या जरूरत है? दल बदल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसका लाभ भाई नहीं है। तो अगर आप विपक्ष को कमजोर दिखाने, कमजोर करने, उनकी राजनीतिक ताकत को घटाने, उनके नेताओं को जन के प्रति विश्वास पैदा करने की कार्यशैली अगर आपकी है, तो फिर आप विपक्ष के साथ कोई संवाद की स्थिति बन पाएगी, ऐसा लगता नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम तरह की जो आपने बातें कही हैं, वास्तव में आज की जो राजनीति का उसकी पूरी तरह व्याख्या भी करती हैं, क्योंकि जिस तरह से कहीं न कहीं मतलब पूरा एक मतभिन्नता वाली जो राजनीति में पूरी जो विचार स्थापित हो चुका है, वह देश की राजनीति को भी अच्छे मुकाम नहीं देता, अच्छे आयाम प्रदान नहीं करता है। और लगातार ये जो आपस में मतभिन्नता उसकी खाई चौड़ी होती जा रही है। और एक तरह से कहा जा रहा है कि मतलब वन साइड ही वन वे वाली जो राजनीति है देश में वो स्थापित की जा रही है। और वन वे किसी भी सूरत में मतलब देखा जाए वन वे ही होता है, उसमें कोई रिटर्न की गुंजाइश होती नहीं है। तो इसलिए तमाम तरह की चुनौतियां लगातार पेश आ रही हैं भारतीय पूरी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। और इन्हीं शब्दों के साथ एक चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।